सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि हम एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लॉस फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, देन ऑप्टिमाइजर्स के बारे में। तो एक्टिवेशन फंक्शन की वीडियो ये है। मतलब इस वीडियो के बाद आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक्टिवेशन फंक्शन ए टू जेड कवर कर रखा है, सब कुछ। ठीक है, तो क्या क्या कवर किया है? सबसे पहले तो जनरल बातें करेंगे कि एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, देन डिस्कस करेंगे कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली 2 टाइप के होते हैं ये। उसके अंदर इनके सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है? सब सबके बारे में बात करेंगे, सारे सब पार्ट्स, सारे एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में, सबके फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है? सबकी रेंज देखेंगे, राइट? सबका यूज़ केस देखेंगे, कहाँ पे यूज़ होते हैं और उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आगे वाले एक्टिवेशन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ी। तो बेसिकली हम ये सब ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे कि मतलब कौन-सा एक्टिवेशन फंक्शन पहले आया और उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि उसके बाद वाले को आना पड़ा। ठीक है? ऐसे में। और ऐसा नहीं है कि आप एक्टिवेशन फंक्शन आपके लिए एकदम नया ही टॉपिक है। ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो 2 एक्टिवेशन फंक्शन। एक हो गया आपका स्टेप फंक्शन, जो आपने परसेप्ट्रॉन के अंदर किया था। दूसरा हो गया आपका सिग्मॉइड, जो आपने इससे पहली वाली वीडियो में किया था, वो है एमएलपी के अंदर। ठीक है? तो 2 तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। फिर भी मैं यहाँ पे भी कवर करूँगा उन्हें, ऐसी बात नहीं है। बट फिर भी एक सेफर साइड में रहने के लिए, तो आप पहले की 2 वीडियोज़ देख के आओ, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि एक्टिवेशन फंक्शंस काम कैसे करते हैं। ठीक है? अब एक नई स्लाइड बना लेता हूँ मैं यहाँ पे और टाइटल डालता हूँ मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन वाली बातें कर लेते हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हुई हैं, तो एक्टिवेशन फंक्शन काम किस चीज के ऊपर करता है? एक्टिवेशन फंक्शन काम करता है आपके z के ऊपर। z क्या होता है आपका? वेटेड सम, राइट? जब भी आप कुछ z निकालते हो किसी न्यूरॉन या किसी परसेप्ट्रॉन के अंदर, चलो एक बार डायग्राम के साथ बात करते हैं। ठीक है, मान लो आपके ये 2 इनपुट हैं, ये आपकी इनपुट लेयर है, ये आपकी हिडन लेयर है, ये आपकी आउटपुट लेयर है जो आपको आउटपुट दे रही है। ठीक है, तो इनको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया। तो आपके हर न्यूरॉन के अंदर ना वेटेड सम कैलकुलेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका Z1 कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे आपका Z2 कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे आप Z3 बोल लो या Z आउटपुट बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, पिछली वीडियो में देखा हुआ है ना? तो एक्टिवेशन फंक्शन इस Z के ऊपर काम करता है। जब हम इस Z के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, जब जो आउटपुट आता है वो आगे जाता है यहाँ से, जिसको हम H बोलते हैं। ठीक है, तो ये H1 हो जाएगा। फिर Z2 पे जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा, जो आउटपुट देगा, उसे आप H2 बोलते हो। और फिर Z0 पे कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा, तो एक आउटपुट देगा वो, जो आपका H0 होगा और H0 ये आपका मेन आउटपुट होता है। ठीक है? जो ओवरऑल आउटपुट है। तो इससे आपको पता चलता है कि एक्टिवेशन फंक्शन काम क्या करता है? आपके वेटेड सम से आउटपुट को निकालता है। ठीक है? वेटेड सम को कन्वर्ट करता है आपके आउटपुट पे। ठीक है? तो क्या करता है आपका? कन्वर्ट वेटेड सम टू आउटपुट। अब आउटपुट कैसा भी हो सकता है? ये मतलब जनरली आउटपुट होता है न्यूरॉन का। ठीक है? इन हर किसी आप गोले को आप न्यूरॉन बोलते हो। तो जब भी आप किसी ज़ेड पे आप एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे हो, तो उस न्यूरॉन का आउटपुट बाहर निकल जाता है। और अगर ये तो थोड़ी जनरल भाषा हो गई, अगर इसको थोड़ा हम मैथमेटिकल भाषा में बोलें, तो ये वेटेड सम को क्या करता है? एक रेंज के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है? तो अगर इसे मैथमेटिकल भाषा में बोलोगे, तो वेटेड सम को एक रेंज के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है? जैसे आपने स्टेप फंक्शन में देखा होगा, मतलब आपकी ज़ेड की वैल्यू कितनी भी आ रही हो, स्टेप फंक्शन के अंदर, परसेप्ट्रॉन वाली वीडियो देख के आओ, समझ आ जाएगा। आपकी ज़ेड की वैल्यू कितनी भी आ रही हो, ठीक है? मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है? मतलब -10, -20, 100, 500 कुछ भी वैल्यू आ रही है, वो कन्वर्ट हो जाएगी या तो 0 में या 1 में। मतलब एक फिक्स्ड रेंज के अंदर कन्वर्ट करेगा। चाहे वो भले ही ज़ेड की वैल्यू कुछ भी हो, जो आउटपुट आएगा या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। ऐसे कन्वर्ट कर देता है एक फिक्स्ड रेंज के अंदर, एक्टिवेशन फंक्शन आपका, वेटेड सम को, ठीक है? तो ये आपका था कि इंट्रोडक्शन एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर बेसिक डेफिनेशन थी। ये तो अब अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं,
तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। अब बात करते हैं टाइप्स के। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइप्स कितने होते हैं इसके। मैंने आपको बताया 2 टाइप है, ठीक है। एक टाइप यहाँ, एक टाइप यहाँ। अब 2 टाइप कैसे होते हैं? एक्टिवेशन फंक्शन आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला, जो आपके हिडन लेयर के ऊपर लगेंगे एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो हम इनको बोलते हैं हिडन लेयर एक्टिवेशन फंक्शंस, ठीक है। कुछ एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं जो आउटपुट लेयर के लिए बने होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं आउटपुट लेयर एक्टिवेशन फंक्शंस। इसको मैं समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू ही बल्कि, ठीक है। तो वही डायग्राम लेते हैं जो अभी लिया। ये एक इनपुट लेयर है, राइट। ये आपके इनपुट न्यूरॉन्स हैं, ये आपकी हिडन लेयर है, ये आपकी आउटपुट लेयर है, यहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है। इनको कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। ये कनेक्ट हो गए, ये कनेक्ट हो गए। ये आपकी हिडन लेयर है और ये आपकी आउटपुट लेयर है, ठीक है। सो देखो, आउटपुट लेयर से यहाँ आने वाला आपका एक आउटपुट बाहर, जिसको हम H0 बोल रहे हैं, और हिडन लेयर से कैसे आते हैं आपके H1 या H2, ठीक है। सो आपकी हिडन लेयर कितनी भी हो सकती है? यहाँ तो मैंने एक ही हिडन लेयर बनाई है, तो आपके यहाँ पे मल्टीपल हिडन लेयर हो सकती है, ठीक है। सो जो एक्टिवेशन फंक्शंस आपके हिडन लेयर में लगे, मतलब इस वाले सेक्शंस पे, उनको आप बोलते हो हिडन लेयर एक्टिवेशन फंक्शंस। और जो एक्टिवेशन फंक्शन आपके आउटपुट लेयर पे लगे, उनको आप बोलते हो आउटपुट लेयर एक्टिवेशन फंक्शंस, ठीक है। तो बात करेंगे, मतलब कुछ तो ऐसे हिडन लेयर एक्टिवेशन फंक्शन है जो आउटपुट लेयर में भी लग सकते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो आउटपुट लेयर पे नहीं लग सकते, ठीक है। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक हमने 2 चीज़ें कवर कर लिया यहाँ पे। सबसे पहला, व्हाट इज़ एक्टिवेशन फंक्शन, और टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कवर? हिडन लेयर एक्टिवेशन फंक्शंस, एक-एक करके। चलो, तो एक पेज यहाँ बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हिडन लेयर। आई थिंक हिडन लेयर काफ़ी रहेगा ना लिखना, समझ जाओगे। तो ये हिडन लेयर के अंदर एक्ट वाले लगने वाले एक्टिवेशन फंक्शंस होंगे आपके। चलो, तो बात कर लेते हैं होते कौन-कौन से हैं। पहले इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला, अ, बल्कि ये तो हिडन लेयर के अंदर आएगा भी नहीं, ठीक है। चलो लेकिन फिर भी यहीं लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो परसेप्ट्रॉन पे ही लगता है ना। पहले तो आपका स्टेप फंक्शन, मैं FN लिख रहा हूँ फंक्शन को, ठीक है। बार-बार कौन लिखेगा इतना। दूसरा हो गया आपका सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, तो मैं लिख रहा हूँ सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। देन आपका तीसरा हो गया आपका, जो उसके बाद आया सिग्मॉइड के बाद, वो है tan H फंक्शन, ठीक है। tan H एक साथ है और फंक्शन अलग है। उसके बाद आपके आए रेलू की सीरीज आई आपकी, ठीक है। रेलू के बहुत टाइप निकले, तो हम उन्हें बोलते हैं रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे कर लेते हैं। रेलू के बहुत टाइप आए, मतलब एक्सपोनेंशियल रेलू, और क्या बोलते हैं उसे, एक और नाम था लीकी रेलू, और ईएलयू, ठीक है। एक्सपोनेंशियल और पैरामेट्रिक रेलू, बहुत सारे आए थे, बट हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बस एक के बारे में बात करेंगे, वो है आपका लीकी रेलू। लीकी रेलू के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम? क्योंकि रेलू में कुछ दिक्कत थी जो लीकी रेलू ने फिक्स की। अब आप बोलोगे तो फिर उसको क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? आपके पैरामेट्रिक रेलू और ईएलयू को क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल रेलू को? क्योंकि ना ये दोनों इसी से इंस्पायर्ड है। अगर आपको लीकी रेलू समझ आ गया ना, तो उनको समझने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? बस एक-एक पैरामीटर चेंज होता है सबका, ठीक है? फिर हमारा एक सिक्स्थ हो गया स्विश, स्विश एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है? उसके बाद हमारा जो सबसे मॉडर्न एक्टिवेशन फंक्शन निकला है, वो है गैलू,
और मैं डेफिनेशन आपको फुल फॉर्म इनकी बता दूंगा बाद में, ठीक है, और कब आए, कब कौन से ईयर में आए ये सब। बट आपका फॉर्मेट ये था कि सबसे पहले स्टेप फंक्शन आया, देन उसके बाद सिग्मॉइड फंक्शन आया, 10h फंक्शन आया, फिर रेलो आया, रेलो में कुछ दिक्कत थी, लीकी रेलो आया, लीकी रेलो में भी कुछ दिक्कतें होंगी, उसके बाद स्विच फंक्शन की जरूरत पड़ी, स्विच फंक्शन में कुछ होगा तो हमें गैलू की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये आपके हो गए जो आपको 7 एक्टिवेशन फंक्शन कवर करने हैं जो हिडन लेयर्स के अंदर यूज होते हैं मेनली, ठीक है। तो चलो एक एक करके कवर करते हैं अब इन्हें। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला फंक्शन जो कि है आपका स्टेप फंक्शन। तो एक पेज बना लेते हैं यहाँ पे, और ब्लू पेन ले लूँ क्या? ब्लू ही ले लेते हैं यहाँ पे हेडिंग के लिए। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन जो कि है आपका स्टेप फंक्शन, ठीक है। अगर आपने वाली वीडियो देख रखी है परसेप्ट्रॉन वाली, तो आपको ऑलरेडी आती है ये स्टेप फंक्शन, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। बट हाँ, अगर थोड़ा ज्ञान चाहिए तो देख लो। सबसे पहले तो कौन से साल में आया ये? तो सबसे पहले आया था तो ये परसेप्ट्रॉन के साथ ही आया था, और परसेप्ट्रॉन कब आया था? 1943 के अराउंड। तो ये भी 1943 में ही आया था आपका स्टेप फंक्शन, ठीक है। और ये किसके साथ यूज होता है? दूसरा पॉइंट, ये सिर्फ परसेप्ट्रॉन के साथ यूज होता है, परसेप्ट्रॉन ओनली, ठीक है, परसेप्ट्रॉन ओनली। मतलब कोई भी अगर आपका न्यूरल नेटवर्क है ना, न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक जो सिंगल डॉट होता है, अगर आपका एक सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क है जो कि जिसे हम परसेप्ट्रॉन बोलते हैं, वहीं पे आप स्टेप फंक्शन यूज कर सकते हो, बाकी कहीं यूज नहीं कर सकते। सिर्फ एक परसेप्ट्रॉन के अंदर यूज हो सकता है। मतलब आजकल के मॉडर्न टाइम में तो कोई यूज करता ही नहीं है स्टेप फंक्शन, इतना समझ लो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। अगर आपने परसेप्ट्रॉन वाली वीडियो देखी है तो आपको फॉर्मूला पता होगा ऑलरेडी इसका। तो मैं एफ जेड से इसका फॉर्मूला दिखाऊंगा, इसका फॉर्मूला एफ जेड से दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ऐसा कुछ, मतलब फॉर्मूला ये याद रखना किसके ऊपर लगने वाली, जेड के ऊपर। ये तो मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन में ही, अभी जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताया था कि जेड के ऊपर काम करने वाले हैं। तो मतलब आपके पास जेड की वैल्यू है, जेड के ऊपर आप कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपका फॉर्मूला है ऐसा कुछ दिखता है, ये दो ही वैल्यू दे सकता है आपको, या तो 1 या 0। 1 कब देगा? इफ जो आपने जेड कैलकुलेट किया है वो आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, और 0 कब देगा? इफ जो आपका जेड है वो लेस देन 0 है। तो ये इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, कि अगर आपने कोई जेड की वैल्यू निकाली है, वो 0 से बड़ी निकल रही है, ठीक है, मतलब 0 है या पॉजिटिव है, तो 1 आएगा आउटपुट आपका। अगर वो नेगेटिव वैल्यू है कुछ, तो आउटपुट आएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज भी ऑब्वियस हो ही चुकी है वैसे तो, ठीक है। रेंज हो चुकी है इसकी आइदर 0 या आइदर 1। तो हम इसे सेट के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकती है बस, ठीक है, या तो आइदर 0 या आइदर 1। तो आपका जो कर्ली ब्रैकेट है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपको डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट मतलब इन्हीं में से कुछ हो सकती है, या तो 0, या तो पक्का 0 ही होगी, वो 0, 0.1 कुछ नहीं हो सकती, 0 ही होगी, या तो वो 1 ही होगी, 1 पॉइंट कुछ नहीं हो सकती, वो 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे डिस्क्रीट वैल्यू बोलते हैं हम। अब कब यूज करना चाहिए, यूज केस वगैरह, तो सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे यूज नहीं होती, ठीक है, सिंपल है, आज के टाइम पे यूज नहीं होती। अगर मैं इसको बताऊं, यूज नॉट यूज्ड नाउअडेज। क्यों? क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स हो चुके हैं, ठीक है, CNN, आपके RNN हो गए, आपके ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, ठीक है, बहुत बड़े-बड़े न्यूरल नेटवर्क आ चुके हैं। उनके साथ स्टेप फंक्शन सवाल ही पैदा नहीं होता यूज़ होने का। क्यों नहीं होता? उसके पीछे रीज़न है। तो मतलब उसकी प्रॉब्लम है एक। क्यों नहीं है ये? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है इसकी कि अ, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है? नॉट यूज़फुल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है? अब रीज़न क्या है?
क्यों नहीं है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए बढ़िया? उसके पीछे रीज़न है, रीज़न जानना ज़रूरी है। प्रॉब्लम तो सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? तो रीज़न है, अभी आपने बैक बैक प्रोपगेशन पढ़ ली है, बैक प्रोपगेशन पढ़ चुके हो आप पिछली वीडियो में। अब अब बैक प्रोपगेशन के अंदर कौन-सी कांसेप्ट हमने यूज़ किया था बहुत ज़्यादा? डिफरेंशिएशन, ठीक है? हमने क्या यूज़ किया था? डिफरेंशिएशन, ठीक है? बट स्टेप फंक्शन के साथ दिक्कत ये है कि जो स्टेप फंक्शन है इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है? और मैंने आपको क्या बताया था बैक प्रोपगेशन में हम 3 चीज़ों के रिस्पेक्ट में लॉस निकालते हैं। सबसे पहले आउटपुट, देन वेटेड सम, देन आपका वेट्स एंड बायसेस। तो वेटेड सम आपका इंक्लूड हो रहा है, मतलब हम वेटेड सम को भी डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? वेटेड सम को डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब एक्टिवेशन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखा था हमने, एक्टिवेशन फंक्शन को भी हम डिफरेंशिएट कर रहे थे वहाँ, ठीक है? एमएलपी वाली वीडियो में, पिछली वीडियो में। अब आपका स्टेप फंक्शन डिफरेंशिएट ही नहीं हो सकता। अगर स्टेप फंक्शन डिफरेंशिएट ही नहीं हो रहा, तो आपकी बैक प्रोपगेशन भी नहीं हो सकती, ठीक है? अगर स्टेप फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपकी बैक प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर बैक प्रोपगेशन नहीं की जा सकती, तो कैसे काम चलेगा भाई? आजकल के सारे न्यूरल नेटवर्क बैक प्रोपगेशन यूज़ करते हैं, और अगर आप बैक प्रोपगेशन यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस एक्टिवेशन फंक्शन को यूज़ करें, ठीक है? तो ये रीज़न है कि क्यों यूज़ नहीं होता ये आजकल के न्यूरल नेटवर्क्स पे, ठीक है? इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता बेसिकली, ओके? सो ये तो हो गई आपकी बात स्टेप फंक्शन की, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? चलो, तो अब सेकंड उसमें चलते हैं। सेकंड हमारा है सिग्मॉइड, सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन भी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो पिछली वीडियो देखिए तो ईज़ी पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये अराउंड आया था 1958 में। मेरे को एग्ज़ैक्ट डेट नहीं पता, ये चैट जीपीटी ने दी है मेरे को डेट 1958। अब मुझे नहीं पता, कुछ कहीं कुछ आर्टिकल्स में 1962 आ रही है, किसी में 1958 आ रही है, तो आप रिसर्च करके देख लेना कब निकला है ये। बट 1960 के अराउंड निकला है सिग्मॉइड फंक्शन आपका, ठीक है? अब ये ना सिग्मॉइड फंक्शन पहले भी यूज़ हो रखा है। ये कहाँ यूज़ हो रखा है और आपका, ये आपको मशीन लर्निंग के अंदर भी यूज़ हो रखा है सिग्मॉइड फंक्शन। मशीन लर्निंग में कहाँ? आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। अगर आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हम आपकी डिसीजन बाउंड्री कैलकुलेट करने के लिए सिग्मॉइड फंक्शन का यूज़ करते हैं। वही आपका फ़ॉर्मूला 1/1 प्लस ई माइनस ज़ेड, ठीक है? तो ये तो हो गया कि कहाँ यूज़ हो रखा है ऑलरेडी ये सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसके फ़ॉर्मूला की। वैसे तो मैंने खुद ही बता दिया अभी फ़ॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही इसका। और फ़ॉर्मूला किस पे लगता है? ज़ेड पे, मैं बता चुका हूँ, और मैं एफ़-ज़ेड से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ लोग इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं, सिग्मॉइड ज़ेड, आपकी मर्ज़ी है। एफ़-ज़ेड से कर लो या ऐसे करके कर लो। तो आपका फ़ॉर्मूला ऐसा कुछ दिखता है, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस ज़ेड। आपके पास जो भी ज़ेड की वैल्यू है, यहाँ पे डाल दो इस ज़ेड की जगह पे, और जो भी आपका वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके, वो आपकी आउटपुट वैल्यू होगी उस न्यूरॉन की, ठीक है? एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के बाद। तो इसके बारे में तो बात कर चुके हैं ना हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में, कि कैसे अप्लाई करते हैं सब कुछ ऑलरेडी, ठीक है? तो मतलब अगर यहाँ पे -3 आ रहा है, तो आप लिखोगे 1/1 प्लस ई माइनस -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा वो ई की पावर 3। कैलकुलेटर में निकालो ई की पावर 3 कितना होता है एक्सपोनेंट में, जो भी आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ, 1/1 प्लस 2 पॉइंट समथिंग कुछ, और प्लस माइनस डिवाइड वगैरह करके जो भी आएगा आपका आंसर, वो आउटपुट हो उस न्यूरॉन का, ठीक है? उसके बाद आपकी बात करते हैं रेंज की, ठीक है? तो आपकी जो रेंज है, इसमें होगी 0 टू 1। अब देखो, ब्रैकेट चेंज हो चुके हैं। पिछली बार मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए थे, इस बार अ, राउंड ब्रैकेट यूज़ किए हैं। तो आपके जो राउंड ब्रैकेट होते हैं ना, ये क्या डिनोट करते हैं आपका? ये डिनोट करते हैं कंटीन्यूअस वैल्यू को।
कंटिन्यूअस वैल्यू। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 0 होगा या 1 होगा, इसका मतलब हुआ 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है? 0.4 हो सकती है, 0.5, 0.7, 0.8, मतलब 1 पॉइंट कुछ नहीं हो सकती वो। 0 से 1 के बीच में होगी वैल्यू, बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है? लाइक 0.8, 0.9 मैं बता चुका हूँ, ठीक है? अब ऑफ कोर्स सिग्मॉइड काफ़ी यूज़ होता है। अगर मैं बोलूँ तो सेकंड फेमस्ट सिग्मॉइड डीप लर्निंग के अंदर यूज़ होता है। अगर हम बेसिक न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं, सिग्मॉइड फेमस है काफ़ी अच्छा खासा। बट दिक्कत क्या है इसके साथ? ये जनरली बाइनरी चीज़ें निकालता है, ठीक है? चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो आउटपुट वाला थोड़ा वो हो गया कंसर्न। इसके प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, ठीक है? इसके प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। इसके साथ मेनली 2 प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है? प्रॉब्लम नंबर 1 अ, सबसे पहले इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है आपकी वैनिशिंग ग्रेडियंट। बेसिकली आपकी 2 टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि एक प्रॉब्लम होती है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम नाम की और वो सिग्मॉइड फंक्शन के साथ फेस की जाती है, ठीक है? इसकी वजह से हमारे आउटपुट और मॉडल की एक्यूरेसी पे असर पड़ता है। इसलिए हम सिग्मॉइड फंक्शन को यूज़ नहीं करते ज़्यादा, ठीक है? ऑल्दो सिंपल न्यूरल नेटवर्क में सही चलेगा, बट अगर आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हो, वहाँ आपको फेल कर जाएगा। तो यूज़ केस यही है इसका, आप लिख देना कि सिंपल न्यूरल नेटवर्क में ठीक है, कॉम्प्लेक्स पे फेल। और फेल क्यों हो रहा है? इसकी वजह से, आपका वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ठीक है? दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि जो इसका आउटपुट होता है, जो भी आपका आउटपुट निकलता है, वो होता है इज़ नॉट रुको, इज़ नॉट ज़ीरो सेंटर्ड, ज़ीरो सेंटर्ड, ठीक है? ज़ीरो सेंटर्ड नहीं होता आपका इसका आउटपुट, ठीक है? अब ज़ीरो सेंटर्ड ना होने का मतलब होता क्या है? अगर कोई चीज़ नॉट ज़ीरो सेंटर्ड है तो उसका मतलब क्या है? मैं नॉट लिख रहा हूँ यहाँ, नॉट ज़ीरो सेंटर्ड, यही इसका आने वाले एक्टिवेशन फंक्शन की वो बनेगी मेन की क्यों जरूरत पड़ी हमें आगे वाले एक्टिवेशन फंक्शन की। ये थी मेन दिक्कत सिग्मॉइड के साथ। ठीक है? तो नॉट ज़ीरो सेंटर्ड का मतलब होता है कि जो आपका आउटपुट है ना, वो ऑलवेज़ पॉज़िटिव, वो हमेशा क्या रह रहा था? हमेशा पॉज़िटिव रह रहा था। इसका ये मतलब है। देखो, सही भी तो बात है यहाँ पे देखो। इसकी रेंज देखो, रेंज क्या है इसकी? 0 से 1 मतलब 0 से नीचे जा नहीं सकती। तो मतलब नेगेटिव भी कभी आ नहीं सकता। सिंपल सी बात है। 0 से 1 के बीच में आना है, तो 0.23 ऐसा आ सकता है। बट 0 से नीचे नहीं जा सकता, तो मतलब इसमें कभी नेगेटिव वैल्यू आएगी ही नहीं। नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, तो हमेशा ऑलवेज़ पॉज़िटिव वैल्यू मिलेंगी। अब ऑलवेज़ पॉज़िटिव वैल्यू से क्या होता है? ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम होती है आपकी। ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम। अभी के लिए इतना समझ लो। अभी मैं इसके आगे वाला एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम वापस आएँगे इस ज़ीरो सेंटर्ड वाली प्रॉब्लम पे और मैं मैथमेटिकली आपको प्रूव करके दिखाऊँगा कि कैसे असर करती है आपके ऑप्टिमाइज़ेशन में, ठीक है? चलो, तो ये 2 प्रॉब्लम है इसके सिग्मॉइड के साथ। अगला, हमारा जो थर्ड एक्टिवेशन फंक्शन है, वो है आपका tan h, tan h, ठीक है? अब tan h आया था अराउंड 1965, ठीक है? और tan h को आप ये भी बोल सकते हो हाइपरबॉलिक हाइपरबॉलिक टेंजेंट, ठीक है? पूरा नाम यही है इसका tan h का, हाइपरबॉलिक टेंजेंट, ठीक है? इसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सिग्मॉइड से। कैसे? इसका फॉर्मूला ऐसा है, आपके पास z की वैल्यू है जो भी आपने निकाली है वेटेड सम, उसको आप ऐसे लिखोगे e की पावर z, z की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, माइनस e की पावर माइनस z, वापस यहाँ पे z की वैल्यू डालोगे माइनस के साथ, डिवाइडेड बाय
ई की पावर z प्लस ई की पावर माइनस z। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर में माइनस रहेगा, नीचे में प्लस रहेगा। यही आपका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। वैल्यू डालोगे आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। अब उस आउटपुट की रेंज कितनी होगी? इसकी जो रेंज है ना, इसकी रेंज है आपकी -1 से 1। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये वाले राउंड ब्रैकेट्स का मतलब क्या है। कंटिन्यूअस वैल्यूज, मतलब वो हो सकता है -1 से लेके 1 के बीच में हो सकता है कुछ भी। ठीक है, मतलब -0.9 हो सकता है, -0.8 हो सकता है, +0.8 और +0.9 भी हो सकता है। जबकि सिग्मॉइड में ऐसा नहीं था, सिग्मॉइड में 0 to 1 था, यहाँ पे -1 to 1 है। यही सिग्मॉइड फंक्शन की दिक्कत को दूर करता है। ठीक है, तो इसका यूज केस बोलो या एडवांटेज बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो है क्या? ये बेटर है सिग्मॉइड से, बेटर देन सिग्मॉइड। ये आपके सिग्मॉइड से बेटर है। क्यों बेटर है? रीजन, क्योंकि ये आपकी जीरो सेंटर्ड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जो सिग्मॉइड था वो आपका नॉट जीरो सेंटर्ड था। ठीक है, जबकि ये वाला आपका जीरो सेंटर्ड है। अब ये जीरो सेंटर्ड है, मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी रहेंगी, पॉजिटिव वैल्यूज भी रहेंगी। ठीक है, क्योंकि ये इसकी रेंज है -1 to 1 है ना, तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो आपकी नेगेटिव आउटपुट और पॉजिटिव आउटपुट में एक बैलेंस रहेगा। अगर आपके आउटपुट बैलेंस रहेंगे तो आप ऑप्टिमाइज भी अच्छे से होगा। ठीक है, चलो ये तो इसका हो गया थोड़ा फायदा कि सिग्मॉइड से बेटर है। क्यों बेटर है? इसकी वजह से सिग्मॉइड आपका नॉट जीरो सेंटर्ड था, ये आपका जीरो सेंटर्ड है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है कि ये अभी भी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आपकी अभी भी हो रही है। ठीक है, जो आपकी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको बताया कि आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये अभी भी हो रही है। तो हमारे सिग्मॉइड से दो प्रॉब्लम्स हो रही थी, वैनिशिंग ग्रेडियंट और जीरो सेंटर्ड ना होने की। एक तो सॉल्व कर दी हमारे 10H ने जीरो सेंटर्ड होके, बट वैनिशिंग ग्रेडियंट वाले अभी भी सॉल्व नहीं कर पाया है ये। तो ये आपकी स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, समझ आ गया? तो बेसिकली फॉर्मूला और रेंज की फर्क, रेंज का डिफरेंस है आपके सिग्मॉइड और 10H में। ठीक है, अब मैंने आपको जो बताया कि मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकली कि वो जीरो सेंटर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहीं पे जीरो सेंटर्ड करके लिख दूं, जीरो सेंटर्ड, इसे क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ ताकि समझ जाओगे ना क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिग्मॉइड की। सबसे पहले बात करते हैं सिग्मॉइड की। ठीक है, सिग्मॉइड मैंने आपको क्या बताया, क्या है? नॉट जीरो सेंटर्ड, जीरो सेंटर्ड नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है जीरो सेंटर्ड ना होने का? मैंने आपको बता दिया, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज। मतलब आपकी, देखो आपकी कोई भी अगर स्केल होती है ऐसी होती है ना, तो ग्राफ वाली स्केल बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बीच में आपका जीरो होता है, इस तरफ आपकी पॉजिटिव वैल्यूज जाती हैं, इस तरफ आपकी नेगेटिव वैल्यू जाती है। यहाँ नेगेटिव जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव जाती है। ऐसे दिखता है आपका ग्राफ में, मतलब इस तरफ आपका पॉजिटिव रहेगा, इस तरफ आपका नेगेटिव रहेगा। बट सिग्मॉइड क्या होता है? इस पॉजिटिव एरिया को टारगेट करता है बस। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज क्या है? 0 से 1। 0 से 1 यानी सारी वैल्यू क्या होने वाली है? ऑल पॉजिटिव। तो मतलब नेगेटिव में तो कोई वैल्यू आने ही नहीं वाली। ठीक है, तो आप स्केल एक तरफ में झुक जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, परफेक्टली बैलेंस नहीं है आपका। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं, मैथमेटिकली कैसे होगा। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लेता हूँ मैं 3 केसेस लूंगा। सपोज मेरा z है -3। ठीक है, तो मैं अब सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करता हूँ अपना, fz लगाऊंगा, यानी यही 1/1 प्लस ई की पावर -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका आएगा ये, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, अराउंड 0.047। ठीक है, दूसरा केस लेता हूँ, z की वैल्यू लेता हूँ मैं 0 इस बार।
सेम मैं FZ लगाऊंगा, ठीक है, यानी F0, ठीक है, F0 आएगा मेरा 0.5, ठीक है। अगली बार मैं लेता हूँ Z की वैल्यू 3, ठीक है, मतलब एक बार मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, एक बार -3 ले लिया और एक बार 0 ले लिया, ठीक है। अब 3 लेते हैं, तो मैं वही FZ निकालता हूँ, FZ इक्वल टू F की वैल्यू 3 डालेंगे और इसी फॉर्मूले में पुट कर देना ये वाले में, ठीक है। तो ये आएगा अराउंड 0.952। अब आपको आउटपुट्स देखो, 0.47 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। 0.5 यहीं पे कहीं लाई करेगा आगे की तरफ, ठीक है। और 0.952 ये भी आगे की तरफ लाई करेगा। मतलब आपके तीनों आउटपुट इधर हैं, आपके राइट साइड पे स्केल के, सारे पॉजिटिव की तरफ हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला ऑल आउटपुट्स आर पॉजिटिव, ये चीज़ पता चल गई आपको। अब सारे आउटपुट पॉजिटिव होने से दिक्कत क्या होती है कि जो वेट अपडेशन होता है ना आपका, वेट अपडेशन पढ़ा है आपने, ठीक है। तो जो वेट अपडेशन पिछले वीडियो में देखा था, उसमें देख के आओ वेट अपडेशन क्या होता है। तो जो आपका आउटपुट पॉजिटिव की तरफ है, यानी आपका बैलेंस्ड नहीं है, नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। सो आपका क्या होगा, वेट अपडेशन भी बैलेंस नहीं होगा। अगर आपके ये आउटपुट बैलेंस नहीं है तो आपके वेट अपडेशन बैलेंस नहीं होगा, वेट अपडेशन भी बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। वेट अपडेशन बैलेंस नहीं होगा तो आपके कन्वर्जेंस को करने में, कन्वर्जेंस पता पढ़ा होगा आपने, अगर ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा है तो ग्रेडियंट डिसेंट ऐसा दिखता है और हमें कन्वर्ज करके वैल्यू को यहाँ लाना होता है, ठीक है, इस एरिया के अंदर, जिसको हम लोकल मिनिमा बोलते हैं, नहीं ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये कभी इस वाले जोन में आ ही नहीं पाएगा आपका कन्वर्ज करते समय, ठीक है, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, सो टू मच टाइम टू कन्वर्ज, और वो भी कंफर्म नहीं है कि कन्वर्ज होगा नहीं होगा, ठीक है। और टाइम ले रहा है कन्वर्ज करने में, यानी आपकी ऑप्टिमाइजेशन बैड है, ठीक है, बेकार ऑप्टिमाइजेशन है आपकी, ऑप्टिमाइजेशन आपकी बहुत बुरी है। तो बस अगर आपके जीरो सेंटर्ड नहीं है तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन बैड है, यहाँ से आया है, ठीक है। अब सेम उसके लिए देख लेते हैं, आपके 10H के लिए। तो सेकंड में मैं लेता हूँ मैं 10H। अब 10H हमने पढ़ लिया कि जीरो सेंटर्ड है, जीरो सेंटर्ड है ये, राइट। जीरो सेंटर्ड होने का मतलब, जैसे यहाँ पे 0 है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव है, यहाँ पे आपकी नेगेटिव है, मतलब ये दोनों को डोमिनेट करेगा, नेगेटिव भी करेगा, पॉजिटिव करेगा इक्वली, ठीक है। मतलब आपका एक इक्वल स्टेट बना के रखेगा, ना इधर ज्यादा झुकेगा ना इधर। इसकी रेंज क्या है, -1 से 1, ठीक है। तो मतलब ये नेगेटिव को भी टारगेट कर रही है -1 की वजह से, और 1 की वजह से पॉजिटिव को भी टारगेट कर रही है। वही एग्जांपल लेते हैं सेम ऊपर वाला, ठीक है। तो z इक्वल टू -3 लेते हैं और fz निकालेंगे, और इस बार आपको 10h वाला फॉर्मूला लगाना है, वो ez माइनस e की पावर -z, अब लगाते रहना आप। तो ये आएगा अराउंड 0 पॉइंट, सॉरी, -0.09, -0.995 करीब, ठीक है। सेम मैं अब z इक्वल टू 0 लेता हूँ, मैं FZ लगाऊंगा, सेम फॉर्मूला आप वही लगाना, 10H वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है, पिछले पहले से देख के। तो ये आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब मैं z इक्वल टू 3 ले रहा हूँ और FZ निकालूंगा सेम वैल्यू के साथ, ये आएगा 0.995। सो सबसे पहले वैल्यू कहाँ पे आई है, एक 0 यहाँ पे आया है, 0.995 मान लेता हूँ यहाँ कहीं आया है, ठीक है। और -0.995 यहाँ कहीं आया है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रखा आपका, इस साइड भी इस साइड भी, मतलब आपका एक इक्वल स्टेट पे बने हुए हैं, ना आपके लेफ्ट साइड पे ज़्यादा झुकाव है,
ना आपके राइट साइड पे ज़्यादा झुकाव है, ठीक है? तो मतलब आपको एक इक्विलिब्रियम स्टेट मिल रही है, ठीक है? तो आपके जो आउटपुट हैं, वो सेंटर्ड हो रखे हैं 0 के अराउंड, सेंटर्ड अराउंड 0, ठीक है? आप देख सकते हो 0 के अगल-बगल, यहाँ देखो 0 के राइट साइड में भी सेम, लेफ्ट साइड पे भी सेम डिस्टेंस, राइट? तो इससे क्या होगा, तो आपके जो ग्रेडिएंट्स हैं वो भी बैलेंस्ड बनेंगे, जो आपके ग्रेडिएंट्स हैं वो भी बैलेंस्ड होंगे, ग्रेडिएंट बैलेंस्ड होंगे तो आपका वेट अपडेशन भी बैलेंस्ड होगा, ठीक है? वेट अपडेशन भी बैलेंस्ड होगा, वेट अपडेशन बैलेंस्ड होगा तो कन्वर्जेंस भी फास्टर होगा, कन्वर्जेंस मैंने ऊपर बता दिया, वापस जाके देख लो एक बार, ठीक है? मतलब वो ग्लोबल मिनिमा पे जल्दी पहुंचेगा, कन्वर्जेंस भी आपका फास्टर होगा और एक्यूरेट होगा मोर, ठीक है? और कन्वर्जेंस फास्टर है तो मतलब आपका ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है भाई, ठीक है? तो सिग्मॉइड से बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन आपको 10H में मिलता है, हम बोल सकते हैं एफिशिएंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? एफिशिएंट वर्ड ज़्यादा बेटर होगा, तो मोर एफिशिएंट ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमें एक ही पॉइंट निकल के मिलता है, वो है आपका मोर एफिशिएंट ऑप्टिमाइजेशन। यही मेन डिफरेंस है आपका 10H और सिग्मॉइड में, तभी हम 10H को प्रेफर करते हैं सिग्मॉइड के ऊपर, ठीक है? बट कहीं-कहीं होता है कि 10H थोड़ा हमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है ना 10H में, वो तो आप 10H का फॉर्मूला देख के ही कर सकते हो। आपको खुद अपना हैंड रिटन ही देख लो, अगर अपना दिमाग में लगाओगे, इस वाले फॉर्मूले में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, मतलब अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हो, तो इस वाले फॉर्मूले को निकालने में ज़्यादा टाइम लग रहा है या 10H वाले में? इस वाले में? ऑफ कोर्स इसमें लग रहा है ज़्यादा टाइम हमारा। हमें 10H का अगर आप यूज़ कर रहे हो अपना न्यूरल नेटवर्क के अंदर, तो हाँ, ऑफ कोर्स आपको कंप्यूटेशनल पावर का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, ठीक है? आपकी कंप्यूटेशनल पावर एक्सपेंसिव होगी, बट ये है कि आपको ये ज़ीरो सेंटर्ड वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, उस एक्सपेंस पे। तो आई थिंक वर्थ द रिस्क है ये। ओके, तो अब तक हमने कितने एक्टिवेशन फंक्शन कवर कर लिए? हमने स्टेप फंक्शन कर लिया, सिग्मॉइड फंक्शन कर लिया, 10H फंक्शन कर लिया। चिंता मत करो, मैं वैनिशिंग ग्रेडिएंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट के बारे में इन डिटेल वीडियो बनाऊँगा, विद एक्सप्लेनेशन, विद डायग्राम्स। तो यहाँ पे समझाने का उसका सेंस नहीं बनता कुछ भी। बस अभी के लिए जान लो कि सिग्मॉइड फंक्शन और 10H फंक्शन के अंदर वैनिशिंग ग्रेडिएंट प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? अगला है हमारा रेलू फंक्शन और लीकी रेलू फंक्शन। ज़्यादा फ़र्क है नहीं दोनों में, बस एक पैरामीटर का फ़र्क आ जाता है बस, थोड़ा-सा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लीकी रेलू के बारे में बात करते, सॉरी, रेलू के बारे में बात करते हैं। रेलू हमारा आई थिंक 4th है ना? 4th है हमारा रेलू एक्टिवेशन फंक्शन। चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये आया था अराउंड 2010 में, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इसका फुल फॉर्म है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, और इन शॉर्ट हम इसे रेलू बुलाते हैं, हर कोई रेलू बुलाता है, और ये आया था 2010 में। रही बात इसकी फॉर्मूला की, मैं तो बोलूँगा स्टेप फंक्शन से भी ईज़ी फंक्शन है इसका, सॉरी, ईज़ी फॉर्मूला है इसका, ठीक है? इसका फॉर्मूला कैसा दिखता है? Fz इक्वल टू मैक्स 0, Z। अब आप बोलोगे भाई समझ नहीं आया, कैसे यूज़ कैसे करेंगे? वैसे तो समझ गए होगे समझने वाले तो, बट चलो मैं बताता हूँ यूज़ करके। सपोज़ आपकी Z की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, वो आई अराउंड 3, ये फॉर्मूला लगाओगे आप तो कैसे जाएगा? Fz इक्वल टू मैक्स, और 0 की जगह पे 0 डाल दो, Z की जगह पे 3 डाल दो। अब ये बताओ 0 बड़ा है या 3 बड़ा है? मैक्स देखना है ना आपको, 0 बड़ा है, 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो आपका आउटपुट आ गया 3, ऐसे निकालता है ये आउटपुट, सिंपल। चलो एक और ले लेते हैं, Z इक्वल टू -1 है, ठीक है? तो ये निकाला है आपका मैक्स 0, Z की जगह पे Z की वैल्यू डाल दो -1, 0 बड़ा है -1 बड़ा है? 0 बड़ा है, तो आपको आउटपुट दे देगा ये 0,
ठीक है? ऐसे काम करता है। अब देखो भाई समझदार लोग होंगे तो उनको रेंज ही पता चल गई होगी अब तक, कहाँ से कहाँ जाने वाली है इसकी रेंज। मतलब नेगेटिव तो जा नहीं सकता वैल्यू, क्योंकि -1 हो रहा है तो ये 0 कर दे रहा है उसे, ठीक है? तो इसकी रेंज है आपकी 0 से लेके कितनी इन्फिनिटी तक, कितना भी जा सकता है। पॉजिटिव की रेंज में तो कितना भी जा सकता है ये, 1000, 2000, 3000, 4000 कितना भी जा सकता है, ठीक है? तो इन्फिनिट है आपका। अब लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इस वाले सॉरी मैंने यहाँ वाले ब्रैकेट में गलती कर दी, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा राउंड ब्रैकेट। अब किसने मैथ्स थोड़ा मतलब नहीं दिया होगा इतना ध्यान स्कूल के टाइम में, तो इन वाले ब्रैकेट और इन वाले ब्रैकेट में फ़र्क क्या होता है, ठीक है? अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ 0, 1 इस ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब है वो 0 से 1 के बीच में होगा, बट 0 और 1 नहीं हो सकता, ठीक है? वो 0.4 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, बट वो 1 या 0 स्पेसिफिकली नहीं हो सकता, ठीक है? बट अगर मैं वही चीज़ अगर आपके 0 और 1 में लिख रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें इसका मतलब है वो 0 से लेके 1 में हो सकता है, 0-1 भी हो सकता है, ठीक है? वो 0 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये है इन दोनों में अंतर। तो यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं रेंज में कि 0 इटसेल्फ भी हो सकता है, जो कि हमने यहाँ देख लिया कि 0 भी आ रहा है आंसर, और इन्फिनिटी तो मतलब कितना भी जा सकता है, उसके पास हमारी फिक्स्ड रेंज थोड़ी ना है। तो इससे डिनोट करना उसको सेंस नहीं बनता। तो इसलिए हमने राउंड से वो किया है कि वो कितना भी जा सकता है आगे, ठीक है? इन्फिनिट के साथ हमेशा आप यही यूज़ करते हो राउंड ब्रैकेट, क्योंकि वो इन्फिनिट की कोई सीमा नहीं है, वो जाता जा सकता है आगे जितना भी, ठीक है? सो ये हमारा एक छोटा-सा मैथ सेशन भी हो गया यहाँ पे ठीक है? और चलो तो इसका बात कर लेते हैं हम यूज़ का। सबसे अगर इसका यूज़ बोलूँ मैं, यूज़ क्या मतलब बहुत पॉपुलर है ये, ठीक है? ये बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर बोल लो आप इसे या मोस्ट यूज़्ड बोल लो। अब आप जितने भी आगे पढ़ने वाले हो ना, वो सारे के सारे रेनू से इंस्पायर्ड हैं, ठीक है? आई एपोलोजाइज़ वो सारे के सारे रेनू से इंस्पायर्ड हैं आगे के एक्टिवेशन फंक्शन, जितने भी आगे आने वाले हैं, ठीक है? अब इसका दूसरा जो यूज़ केस बोलूँ, इसने वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसने आपकी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ठीक है? मतलब जो आपके सिग्मॉइड और tan H में नहीं कर पा रहे थे, वो इसने आपकी कर दी है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम आगे जाके हम अपना प्रैक्टिकल के अंदर घुसेंगे, तो 98% टाइम हम रेलू का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? 98% टाइम हम रेलू का यूज़ करने वाले हैं और ज़्यादा भी किसमें यूज़ किया जाता है ये? हिडन लेयर्स के अंदर। हिडन लेयर्स के अंदर बहुत यूज़ किया जाता है आपका रेलू। अब मैंने ऐसे हिडन लेयर्स क्यों बोला है, ये आप अभी जब आउटपुट लेयर वाले एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ोगे ना, तब समझ जाओगे, ठीक है? तो एक तो मैंने बता दिया बहुत पॉपुलर है, वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दी, जो tan H और आपके सिग्मॉइड नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मतलब लोग यहाँ पे रुके क्यों नहीं? इनको और क्या आगे बनाने की ज़रूरत पड़ गई? तो जो इसके साथ प्रॉब्लम आ रही थी, वो आ रही थी नीचे करो नीचे, इसकी एक अपनी खुद की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो है इसकी डाइंग रेलू प्रॉब्लम। देखो, ये भी मैं ना उसी के साथ डिस्कस करूँगा, वैनिशिंग ग्रेडियंट वगैरह के साथ ही आपका, ठीक है? तो बस अभी के लिए जान लो होता क्या है, मैं बेसिक बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आपका जो न्यूरॉन होता है, ठीक है? जो आपके गोले-वोले बनते हैं ना न्यूरल नेटवर्क में, वो डेड हो जाता है। क्यों डेड हो जाता है? कोई भी अगर चीज़ कैसे डेड होगी? जब उसकी वैल्यू 0 आ रही है। जब उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो वो डेड हो गया है, ठीक है? तो ये था कि मतलब रेलू के साथ ये है कि अगर Z आपका लेस देन 0 निकलता है, मतलब जैसे -1, -2 मैंने ऊपर एग्ज़ाम्पल में दिखाया ना, अगर आपका लेस देन 0 निकल रहा है, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है? 0 मतलब ये आउटपुट क्या मान लो आप ग्रेडियंट मान लो। अगर आउटपुट 0 आ रहा है तो आपका ग्रेडियंट भी तो आगे जाके 0 ही बनेगा, ठीक है? तो ग्रेडियंट भी 0 आ रहा है, मतलब नो आउटपुट एक तरह से। और ऐसे आपके बहुत सारे आउटपुट 0, 0, 0, 0 आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है कि डाइंग रेलू वाली।
इसको इन डिटेल बाद में समझेंगे, बस अभी के लिए इतना समझ लो कि जब आपके Z की वैल्यू बहुत बार आपकी लेस देन 0 आ रही है, बहुत सारे न्यूरॉन्स के अंदर, तो आपकी डाइंग वैल्यू प्रॉब्लम फेस की जाती है, ठीक है? अब इस डाइंग वैल्यू को किसने सॉल्व किया? आपके लीकी रेल्यू ने, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, लीकी रेल्यू देख लेते हैं अभी। ये आपका रेल्यू हो गया। नेक्स्ट पेज में हम अपना 5th है आपका लीकी रेल्यू, ठीक है? अब लीकी रेल्यू ऐसा कुछ नहीं है इतना, ठीक है? बस ये क्या है, एक एडवांस्ड वर्जन है। एडवांस भी क्या बोलना है, बस थोड़ी-सी मॉडिफिकेशन कर दी उन्होंने और बना दिया लीकी रेल्यू अपना, ठीक है? एडवांस्ड वर्जन है रेल्यू का। और ये है कब आया ये? 2015 में, 5 साल बाद, ठीक है? 2015 में आया था ये लीकी रेल्यू आपका, मतलब रेल्यू के 5 साल बाद। अब फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, फॉर्मूला से ही बहुत कुछ समझ जाओगे आप। फॉर्मूला है इसका एफ जेड, मैं थोड़ी स्पेस ज़्यादा कर लेता हूँ, एफ जेड इक्वल टू, अब दो हिस्सों में आएगा आपका आउटपुट, ठीक है? जेड इफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? मतलब उसी की तरह काम कर रहा है। अगर आपका आउटपुट पॉजिटिव है या 0 है, तो आपका वही वैल्यू आ जाएगी। मतलब जैसे हम आपके रेल्यू में देख रहे थे ना कि हम उसे 3 दे रहे थे तो आउटपुट भी 3 आ जा रहा था, 4 दे रहे थे तो 4 ही आ जाना था बाहर भी, तो वही चीज़ है। बट वैल्यू कहाँ पे गड़बड़ी हो रही थी? जब वो नेगेटिव हो रही थी, जेड से लेस आ रही थी वो, ठीक है? तो जब वो इफ जेड इज लेस देन 0, यही तो थी आपकी लीकी, वो सॉरी, डाइंग रेल्यू वाली सिचुएशन, जब जेड 0 से लेस देन हो रहा था, ठीक है? तब क्या होगा इसमें, आप z ही लोगे बट z को एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो कि है आपका 0.01 z, 0.01 इंटू जेड। अब इससे क्या होगा कि मान लो आपकी z की वैल्यू -1 है, ठीक है? अगर आपका नॉर्मल वैल्यू यूज हो रहा होता तो ये तो आउटपुट देता 0, बट ये आपका 0 नहीं देगा। टाइम वैल्यू इसी की वजह से तो हो रहा था कि 0 आ जा रहा था, बट ये आपका 0 नहीं देगा। ये -1 को इंटू 0.01 कर देगा और मतलब कुछ वैल्यू देगा नेगेटिव में ही, बट 0 नहीं होगा वो। और 0 नहीं है तो मतलब डाइंग वैल्यू वाला प्रॉब्लम फेस ही नहीं होगा, ठीक है? तो इसकी रेंज क्या होगी? वैल्यू की क्या थी? 0 से इन्फिनिटी। अब सिंस ये नेगेटिव को टारगेट कर पा रहा है तो इसकी रेंज होगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कुछ भी हो सकती है इसका आंसर ठीक है? माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक है इसके पॉसिबिलिटीज, कुछ भी आ सकता है आपका। -100 आ सकता है, +100 आ सकता है, -1000 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? पॉसिबिलिटीज अनंत है इसकी। तो ये हो गया रेंज। अब बात कर लेते हैं इसके यूज केस की, ठीक है? यूज केस मतलब मैं एडवांटेज के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है? सो पहले तो इसने क्या किया, आपका फिक्स करा डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम को, ठीक है? ये इसका मेन पॉइंट था कि इसने डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया था। इसकी वजह से हम इसे लीकी रेल्यू को यूज करते हैं, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि आपका हर बार आपको डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम फेस हो। शुरुआत में हम सब रेल्यू यूज करते हैं, अगर हाँ रेल्यू से काम नहीं बनता तब हम लीकी रेल्यू की तरफ जाते हैं, वरना ज्यादातर टाइम बन जाता है रेल्यू से काम। बट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे खासकर टेक्सचुअल डेटा के साथ होता है जनरली, तो वहां पे हमें लीकी रेल्यू यूज करना पड़ता है, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो आपने ये 0.01 लगाया है आगे, जो आपने फॉर्मूले में 0.01 लगाया है, ये ना बहुत छोटा नंबर है। देखा जाए तो 0.01 बहुत एक छोटा नंबर है, ठीक है? तो जो आपका 0.01 है, ये एक स्मॉल नंबर है। एग्री करते हो? ठीक है। अब ये स्मॉल नंबर है तो दिक्कत क्या होगी कि आपके स्मॉल ग्रेडियंट्स बनेंगे, ठीक है? कोई डिनाई नहीं कर सकता इसमें। स्मॉल नंबर के साथ इनटू होगा तो स्मॉल ग्रेडियंट्स ही फॉर्म होंगे।
स्मॉल ग्रेडियंट्स फॉर्म होंगे तो आपके कन्वर्जेंस में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? कन्वर्जेंस में बहुत टाइम लगेगा कि आपका कन्वर्जेंस कभी हो ही ना पाए। कन्वर्जेंस टेक्स टाइम, या फिर क्या पता कन्वर्जेंस कभी हो ही ना पाए। तो मतलब आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइजेशन उसकी ऐसी तैसी कर देता है, ऑप्टिमाइजेशन की ऐसी तैसी कर देता है आपके। तो ये एक ड्रॉबैक मान सकते हो आप लीकी वैल्यू का। अब इस ड्रॉबैक को किसने फिक्स किया? इस ड्रॉबैक को किसने फिक्स किया? अब हुआ ये कि लीकी रैलू से इंस्पायर्ड होके 2 टाइप के और रैलू आए, ठीक है? उनके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। लीकी रैलू से इंस्पायर्ड थे ये, ठीक है? तो वो दोनों थे आपके पैरामेट्रिक रैलू, पैरामेट्रिक रैलू, और दूसरा था आपका ईएलयू, ईएलयू यानी इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट, लीनियर यूनिट, ठीक है? तो ये दोनों थे थोड़े इंस्पायर्ड किससे थे ये? इंस्पायर्ड तो आपके लीकी रैलू से थे, इंस्पायर्ड तो थे आपके ये लीकी रैलू से। बट फर्क क्या था कि जैसे आपको लीकी रैलू में बाय डिफॉल्ट वैल्यू मिल रही थी कि 0.01 से ही इनटू होगा वो फॉर्मूले में। पैरामीट्रिक वैल्यू और एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट में ये था कि आपको एक वैल्यू मिलती थी पैरामीटर, एक आपको एक पैरामीटर मिलता था, ठीक है? आपको एक पैरामीटर मिलता है अल्फा करके, अल्फा बोल लो, कुछ कोई भी किसी से डिनोट करता है, कोई किससे डिनोट करता है, मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ। अल्फा करके एक पैरामीटर मिलता था, मतलब जैसे आप 0.01 से रिप्लेस कर सको। अब दोनों में अलग-अलग फॉर्मूले अलग बात है, ठीक है? वो काम ऐसे ही करते हैं दोनों। तो दोनों में मिलता है आपको एक अल्फा करके एक पैरामीटर, ठीक है? खासकर पैरामीट्रिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको एक अल्फा करके वैल्यू मिलेगी, इस वैल्यू को आप खुद सेट कर सकते हो। आपको 1 से इंटू करना है, वो 0.01 की जगह, आपको 2 से करना है, 3 से करना है, किससे करना है, वो आप खुद डिसाइड कर लो, ठीक है? जब आप खुद डिसाइड कर लोगे, बस दिक्कत क्या है यार, तब अपने नंबर के हिसाब से इंटू करो, ठीक है? तो ऐसे ही इंस्पायर्ड थे, मतलब यहाँ पे यूज़र खुद डाल सकता था वो 0.01 की जगह, मतलब 0.01 से काम नहीं बन रहा है। जो मैंने आपको बताया कि स्मॉल ग्रेडिएंट्स बनते हैं, ऑप्टिमाइजेशन में टाइम लगता है, ठीक है? तो वो नंबर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। 0.01 से नहीं करना, तो किसी और से कर लो यार अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? लेकिन तब भी ये इतने यूज़ नहीं होते, ठीक है? तब भी ये यूज़ नहीं होते। व्हाई? अगर ये इतने ही अच्छे हैं, व्हाई नॉट यूज़्ड? तो इसके साथ एक सिंपल सी प्रॉब्लम्स है इनके साथ कि ये कॉस्ट एक्सपेंसिव है, क्योंकि इनके अंदर जो से देखो जितना बड़ा नंबर से इनटू होगा, उतनी बड़ी आपकी प्रोसेसिंग पावर लगेगी। अब देखो ली के वैल्यू में छोटी-सी नंबर है 0.01, ठीक है? तो उससे इनटू होने में ईज़िली है। बट यहाँ पे आप खुद नंबर डिसाइड कर लीजिए, मान लो आपने नंबर 100 डिसाइड कर दिया, तो ऑब्वियस बात है 100 से मल्टीप्लाई करने या 0.01 से मल्टीप्लाई करने में डिफरेंस है, ठीक है? तो कम्प्यूटेशनल पावर ऑफ कोर्स ज़्यादा लगने वाली है इन दोनों टाइप के वैल्यूज़ में। वो अलग बात है कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, बट हाँ, कॉस्ट एक्सपेंसिव है, इस वजह से लोग प्रेफर नहीं करते और काफ़ी हद ज़्यादा कॉस्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है? कंप्यूटेशनल वाइज़, ठीक है? कंप्यूटेशनल वाइज़ एक्सपेंसिव है, इसलिए लोग यूज़ नहीं करते और लोग प्रेफर करते हैं कि हम रेलो के साथ ही जाएँ और या लीकी रेलो के साथ जाएँ। क्योंकि लीकी रेलो कर लेता है यार, मतलब इनकी आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, आपको इन पे आना पड़े, या एक्सपोनेंशियल या पैरामेट्रिक पे आना पड़े। मेजॉरिटी केसेज़ में आपका रेलो से नहीं हो रहा तो लीकी रेलो, बस। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया इन दोनों को, तो आई थिंक आपको भी नहीं पड़नी चाहिए इनकी ज़रूरत, ठीक है? तो ये बात हो गई आपके रेलो वगैरह की। तो हमने यहाँ कौन से डिस्कस कर लिए? रेलो कर लिया, लीकी रेलो भी कर लिया और थोड़े 2 टाइप के और कर लिए, पैरामेट्रिक और एलयू भी। अब बचे 2, आपका स्विच एक्टिवेशन फंक्शन और गैलू। तो इन दोनों को भी देख लेते हैं ज़रा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये वाला कौन-सा होगा, हमारा 6th है आई थिंक, राइट? ये आपका है स्विच एक्टिवेशन फंक्शन। ये तो आपकी फ़ेवरेट कंपनी ने बनाया है,
मज़े आ जाएगा सुन के। गूगल ने, गूगल ब्रेन्स करके, मतलब गूगल की एक सब कंपनी है, मतलब गूगल ने ही बनाया एक तरह से, और ईयर है इसका 2017, ठीक है? 2017 में बनाया था। अब एक चीज़ बोलूँगा, कन्फ्यूज़ मत होना बस इसके फ़ॉर्मूले में। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका फ़ॉर्मूला थोड़ा मिलता-जुलता है सिग्मॉइड से, लेकिन अलग है। ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। तो इसका फ़ॉर्मूला ऐसा कुछ दिखता है, Z अपॉन 1 प्लस E माइनस Z। अब देखो ऊपर की वैल्यू चेंज है। सिग्मॉइड में यहाँ पे Z की जगह ऊपर 1 होता था, ठीक है? यहाँ पे ऊपर Z है। तो बस इतना ही डिफ़रेंस है। बाकी सिग्मॉइड को ही चेपा हुआ इन्होंने, ठीक है? और इसकी भी रेंज क्या हो सकती है? सेम आपके उसकी तरह, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरह, ली की वैल्यू की तरह, मतलब सेम, ठीक है? मतलब कुछ भी हो सकती है, इनफिनाइट चांसेस हैं इसके वैल्यू होने के, राइट? ये यूज़ कहाँ किया गया था? अगर गूगल ने बनाया तो गूगल ने अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज़ किया होगा ऑफ कोर्स। हाँ, गूगल वैसे भी किसी को भी देता नहीं है अपने ऐसे प्रोडक्ट, है ना? कुछ भी बनाते हैं, जेमिनी तो उनके प्रोडक्ट के अंदर ही लगता है वो सब कुछ। तो ये यूज़ हुआ था, उनका एक मॉडल था, डीप लर्निंग मॉडल, एफिशिएंट नेट, ठीक है? ट्रांसफर लर्निंग का मॉडल है ये इनका, एफिशिएंट नेट। तो जो आपका एफिशिएंट नेट नाम का ट्रांसफर लर्निंग मॉडल है, उसके अंदर आपके स्विश एक्टिवेशन फंक्शंस को यूज़ किया गया है, ठीक है? फेमस आर्किटेक्चर है ये, ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है इस आर्किटेक्चर को, फेमस आर्किटेक्चर है ये, ठीक है? इमेज क्लासिफिकेशन वगैरह के लिए बहुत यूज़ किया जाता है, मैंने खुद यूज़ कर रखा है, और एक्यूरेसी टॉप नॉच है इसकी, और टॉप नॉच है एक्यूरेसी, ऊपर से ये एफिशिएंट है, फास्ट ट्रेन होता है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है? और उन्होंने स्विच एक्टिवेशन फंक्शन को क्यों यूज़ किया था? बेटर एक्यूरेसी के लिए, बेटर एक्यूरेसी के लिए, ठीक है? ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इसमें प्रॉब्लम ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं है ऐसा। प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ ही होती है आजकल, तो इसके साथ प्रॉब्लम ये थी, यहाँ लिख देते हैं, प्रॉब्लम ये थी, वही यार, मतलब कंप्यूटेशनल वाली, कंप्यूटेशनली अगर बात करें हम इसे कंप्यूटेशनली, तो ये एक्सपेंसिव है रेलू से, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव देन रेलू, ठीक है? रेलू से तो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। तो अगर आपको अपनी कंप्यूटेशनल पावर बचानी है तो आप अब ऑब्वियस है आप रेलू के साथ जाओगे, आप स्विच फंक्शन के साथ नहीं जाओगे, राइट? तो ये भी हो गया आपका स्विच फंक्शन कवर, और स्विच फंक्शन को यूज़ करता भी नहीं है, ठीक है? अगर आपको स्विच फंक्शन यूज़ करना ही है तो आप सीधा इनका मॉडल ही ना यूज़ कर लो, एफिशिएंट वाला, एफिशिएंट नेट, ठीक है? अब आ जाते हैं अपने लास्ट वाले पे, और मैं तो बोलूँगा ये मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है आजकल, ये आपका हो गया गैल्व। नाम बहुत ऑड है यार इसका, बोलने में भी शर्म आ रही है, ठीक है? तो ये आया था आपका 2018 में ही, मतलब एक तरह से मान लो लेटेस्ट ही है, ठीक है? इसका फुल फॉर्म है गॉसियन एरर लीनियर यूनिट, ठीक है? ये इसकी फुल फॉर्म है। भाई इसका फ़ॉर्मूला बहुत बड़ा-सा है, तो थोड़ा परहेज़ करना कि अगर आपको नहीं भी आ रहा समझ तो फ़ॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। फ़ॉर्मूला बस मैं बोलूँगा अगर रटना भी है तो किस-किस का रट लो, सिग्मॉइड का रट लो और रेनू का रट लो। बस इतना तो काफ़ी है, बाकियों की ज़रूरत भी नहीं है। और दोनों के ईज़ी भी तो हैं, सिग्मॉइड और रेनू में कुछ है ही नहीं। अब इसका तो फ़ॉर्मूला ही भई पता नहीं क्या चीज़ है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये है 0.5 ज़ेड, आप ज़ेड की वैल्यू डालोगे यहाँ पे, फिर 1 प्लस tan h, ठीक है? फिर √2/पाई, ठीक है? फिर z प्लस 0.00, सॉरी 0 पॉइंट, कहाँ पे मेरा पेन, 0.44715 z का क्यूब और ब्रैकेट बंद। ये फंक्शन का इसका फॉर्मूला है एक्टिवेशन फंक्शन का। यहाँ पे आपको z की वैल्यूज डालनी है जहाँ जहाँ पे बोली हुई है, तब जाके आपका आउटपुट आएगा बाहर। मतलब देखने से पता चल रहा है कंप्यूटेशनल तो बेटा इसमें लिखने वाले खतरनाक। अब तक के लिए सबसे बड़ा फंक्शन यही पढ़ा हमने शायद, एक्टिवेशन फंक्शन। बट इसका रीज़न है कि ये इतना बड़ा क्यों है? मतलब
समझ जाओगे आप, जैसे मैं इसका यूज़ केस बताऊँगा ना। और इसकी रेंज क्या है? रेंज तो इसकी वही है सबके जैसी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है? मतलब कुछ भी इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेन है इसके यूज़ केस के बारे में। इसका यूज़ क्या है? चैट जीपीटी सुन लिया आपने नाम? गूगल के बर्ड के बारे में सुना है? गूगल का जो बर्ड है, ठीक है? चैट जीपीटी में जो यूज़ हो रखे हैं जीपीटी 3, ठीक है? जीपीटी मॉडल जो भी यूज़ हो रखे हैं ना, जीपीटी 2, जीपीटी 3, इन सब में आपका गैलू यूज़ किया गया है, ठीक है? मतलब जितने भी आपके ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल हैं, एक तरह से मैं अगर बोलूँ, ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल्स हैं, ठीक है? बर्ड को तो आज भी यूज़ किया जाता है बहुत सारे मतलब आपके कैलकुलेशंस के लिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। बर्ट और जीपीटी तो मतलब वाइडली यूज़ होते हैं। आप चैट जीपीटी में भी जाओगे, जीपीटी 4 में भी आई थिंक गैलू का यूज़ किया गया है, ठीक है? तो मतलब जो आपके मॉडर्न आर्किटेक्चर हैं, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स हैं, उनके अंदर आपका गैलू यूज़ किया जाता है, ठीक है? मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। फॉर्मूला भी लग रहा है ना कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर वाला इसका। इतना बड़ा सा फॉर्मूला सा दे दिया इन्होंने, समझ आ भी नहीं रहा वो, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है यार, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, क्योंकि देखो कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है ना उस फॉर्मूले के अंदर, तो अब ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव रहेगा। बट सही है ये, मतलब एक्सपेंसिव के हिसाब से भी ठीक है, क्यों? क्योंकि बड़े मॉडल्स को भी तो सपोर्ट कर रहा है। अब आप बर्ड जैसे जीपीटी 3 वाले मॉडल्स पे आप रैलू को नहीं लगा सकते, ठीक है? तो उनके लिए आपको चाहिए होंगे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स, कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन फंक्शंस, तो आपको गैलू यूज़ करना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, आप रैलू के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव सेंस नहीं बनाता, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम मैं गिनूँगा भी नहीं मैं, कम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव उसे, ठीक है? तो हमने स्विच फंक्शन पढ़ लिया, गैलू पढ़ लिया, तो आई थिंक हमने हिडन लेयर एक्टिवेशन फंक्शन सारे कवर कर लिए। अब पढ़ते हैं अपने आउटपुट लेयर एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक पेज यहाँ पे खोल देता हूँ। ओके, सो ये आपके हो जाएँगे आउटपुट लेयर एक्टिवेशन फंक्शन। तो अगर आप एक एएनएन मॉडल की बात कर रहे हो, तो आपके कितने टाइप के आउटपुट हो सकते हैं? अभी एएनएन की बारे में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, सीएनएन वीएनएन छोड़ो अभी, एएनएन के बारे में बात करते हैं। कितने टाइप के आउटपुट हो सकते हैं आपके? या तो हो सकता है आपका रिग्रेशन का, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है कोई, ठीक है? या तो हो सकता है आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन का, या तो हो सकता है आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का। ये 3-4 चीज़ें ही हैं। तो इन्हीं के ऊपर आपके मॉडल्स इन्हीं के ऊपर आपके एक्टिवेशन फंक्शंस बने हैं। जैसे फर्स्ट मैं ले रहा हूँ सिग्मॉइड, ठीक है? अब बोलोगे सिग्मॉइड तो पढ़ लिया यार। अरे सुनो तो सही पहले पूरा। एक सिग्मॉइड हो गया, दूसरा हो गया आपका सॉफ्ट मैक्स। अब ये दोनों कैसे वाले हैं आपके? क्लासिफिकेशन वाले हैं, क्लासिफिकेशन वाले, ठीक है? पहले मैं बताता हूँ। सिग्मॉइड आपका यूज़ होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन में बस। क्यों होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन में? क्यों? या तो ये 0 दे सकता है, या तो ये 1 दे सकता है, ठीक है? तो आप आउटपुट लेयर में अगर आपका कोई बाइनरी क्लासिफिकेशन है, मतलब आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि बंदा सर्वाइव करा टाइटैनिक में, नहीं करा, तो आप सिग्मॉइड फंक्शन लगा सकते हो, ठीक है? सॉफ्ट मैक्स कहाँ यूज़ होता है? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, मतलब मैं एग्जांपल लूँ तो आइरिस वाला डेटा सेट, ठीक है? उसमें आपकी 3 क्लासेस होती है ना, आइरिस, सेटोसा, वर्जिनिका, वर्सिकलर, ठीक है? तो वहाँ 3 क्लासेस आ गई, सिग्मॉइड यूज़ नहीं कर सकते, तो कौन बचा? सॉफ्ट मैक्स, राइट? ठीक है, तो ये तो हो गया सॉफ्ट मैक्स का यूज़। थर्ड हो गया आपका, थर्ड हो जाएगा आपका रिग्रेशन के केस में। अब रिग्रेशन के केस में यहाँ से हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से जितने भी नीचे बताऊँगा ये रिग्रेशन वाले हैं। ये ऊपर के 2 क्लासिफिकेशन वाले हो गए, यहाँ से रिग्रेशन वाले बता रहा हूँ, ठीक है? एक तो हो गया आपका लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है? लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको मैं यही समझा देता हूँ बल्कि, ठीक है? लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन में अगर आप कुछ भी डालोगे ना, ज़ेड की वैल्यू जो भी डाल रहे हो, वो वही आउटपुट दे देगा। आपने -3 डाला तो -3 दे देगा,
-4 डाल तो -4 आउटपुट भेज देगा। जो वैल्यू दोगे वही भेज देगा वापस रिटर्न करके, ठीक है? मतलब पास एंड थ्रो करने वाले सीन है इसके साथ। और इसकी भी रेंज अगर मैं बोलूँ तो वही होती है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है? ये तो हो गया आपकी लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। ये कब यूज़ कर सकते हो? सिंपल प्रॉब्लम है जब आपके पास, ठीक है? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है लीनियर रिग्रेशन की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर सिंपल लीनियर प्रॉब्लम्स। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, लीनियर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? फोर्थ आप यूज़ कर सकते हो, रेलो को यूज़ कर सकते हो एज़ अ आउटपुट लेयर फंक्शन आल्सो, ठीक है? रेलो का रेंज क्या होती है? मैंने आपको बताई थी 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है? अब 0 से इन्फिनिटी है तो मतलब ये क्या दे सकती है इस आउटपुट में? पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है, क्योंकि नेगेटिव को तो टारगेट कर नहीं रहा, नेगेटिव को तो टारगेट कर नहीं रहा, पॉजिटिव दे सकता है बस आंसर। तो इनमें आप उन रिग्रेशन प्रॉब्लम को यूज़ कर सकते हो, जिनका आउटपुट पॉजिटिव आएगा, ठीक है? दोज़ रिग्रेशन प्रॉब्लम those regression problem where output is always positive, मतलब नेगेटिव आने का चांस ही नहीं है। वो कैसी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी? सपोज आपको किसी की एज कैलकुलेट करनी है, ठीक है? आपके पास कुछ इनपुट फीचर है, आपको प्रेडिक्ट करनी है उसकी एज। एज नेगेटिव में हो सकती है कभी? नहीं हो सकती एज नेगेटिव में कभी, ठीक है? आपको प्रेडिक्ट करना है उसका घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, ठीक है? आपके पास बहुत सारे इनपुट फीचर है, आपको घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है। घर का प्राइस कभी नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऐसे जब आपके रिग्रेशन प्रॉब्लम्स हो, तो आप रेलो को यूज़ कर सकते हो एज़ अ आउटपुट लेयर फंक्शन, ठीक है? फिफ्थ है आपका लीकी रेलो। आप लीकी रेलो को भी एज़ अ आउटपुट लेयर फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब लीकी रेलो की रेंज क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू टारगेट की जा रही है आपकी, ठीक है? तो इसमें आप सारी रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को यूज़ कर सकते हो, ऑल रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है? मतलब आपको मान लो आपको नेगेटिव को भी टारगेट करना है, ठीक है? जैसे मतलब आप टेम्परेचर प्रेडिक्शन कर रहे हो, टेम्परेचर तो आपका नेगेटिव में भी आ सकता है ना, माइनस सेल्सियस, ठीक है? और या फिर आपका स्टॉक प्रेडिक्शन करना है कि स्टॉक कितना नीचे गिरा, ऊपर भी जा सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ऐसे वाले अगर आप रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो लीकी वैल्यू के साथ जाओगे ऑफ कोर्स, ठीक है? अब यहाँ देखो कि सिग्मॉइड हम कर चुके हैं, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है? रेलो हम कर चुके हैं, लीकी रेलो भी हम कर चुके हैं। तो बचा क्या, हमने क्या नहीं करा है? आउटपुट लेयर फंक्शन के अगर हम कंपैरिजन करें तो है सॉफ्टमैक्स, सॉफ्टमैक्स हमने नहीं करा। तो मैं बस सॉफ्टमैक्स को समझाऊँगा, सिग्मॉइड वगैरह सब उसी की तरह काम करेंगे, जैसे हिडन लेयर में पढ़े हैं ना, सेम वैसे ही करने वाले काम यहाँ पे भी वो, कुछ अलग नहीं होने वाले, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम सब कुछ होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरी ज़िम्मेदारी बनती है आपको सॉफ्टमैक्स समझाना। सो यहाँ पे हम समझाते हैं सॉफ्टमैक्स। मैथमेटिकली समझाते हैं सॉफ्टमैक्स, ठीक है? एकदम समझ आ जाएगा पूरा। ये तो मैंने बता दिया आपको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में आता है काम। काम कैसे करता है ये? सपोज़ ऐसा कुछ न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है? मतलब यहाँ से न्यूरल नेटवर्क आ रहा है कुछ, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपके आउटपुट लेयर है, ठीक है? ये आउटपुट लेयर है, यहाँ पे आपका ज़ेड कैलकुलेट होना है, ठीक है? यहाँ पे आपका ज़ेड आ रहा है और यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू मिलने हैं, वाई प्रेडिक्टेड, ये आपको कैलकुलेट करना है। और ये कैसी प्रॉब्लम आपकी मल्टी क्लास प्रॉब्लम है और यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 3 है, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब आप ऐसे मान लो कैट, डॉग कुछ, ठीक है, डोंकी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो 3 आपके पास कैटेगरीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको ज़ेड की भी 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है? यहाँ पे आपको ज़ेड की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, तो आपका ज़ेड ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है? ये दिख रहा है 2 आ रही है एक वैल्यू, यहाँ से सपोज़ 2 आ रही है ऐसा कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ कैलकुलेट करने के बाद 1 आ रही है, यहाँ से 0.1 आ रही है, ठीक है? ऐसे मान लो। अब आपको इसके ऊपर सॉफ्टमैक्स फंक्शन लगाना है, तो सॉफ्टमैक्स काम कैसे करेगा? पहला स्टेप, थोड़ा ऊपर कर ले,
इतना कि बस ये दिख जाए, ठीक है, 2 1 0.1, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप निकालोगे एक्सपोनेंट, निकालोगे ईच वैल्यू का, एक्सपोनेंट ऑफ ईच वैल्यू, मतलब जो भी आपके z के अंदर वैल्यू ना, तीनों वैल्यू का एक्सपोनेंट निकालो। कैसे निकालोगे? e की पावर 2 रखोगे, पहले 2 है ना वैल्यू, e की पावर 2 कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर में डालो, ये आएगा 7.389, ठीक है। उसके बाद e की पावर 1 निकालो, दूसरी वैल्यू 1 है ना, ये कैलकुलेट करो तो ये आएगा 2.718। e की पावर 0.1 निकालो, ये आएगा 1.105। मिल गई तीनों वैल्यूज, ठीक है, पहला स्टेप क्लियर भाई। सेकंड वैल्यू, सम कर दो सारे एक्सपोनेंट्स का, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, मैसेज नोट कर रहा हूँ से सम को, सम कर दो। आपका था 7.389 और ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा ही ऊपर हो जाता है यार ये 2.718 प्लस 1.105, ये तीन वैल्यूज आई थी, ऐड करो इन्हें, कितना आ रहा है? 11.212। देख लेना कैलकुलेशन अगर गलत होगी तो कर देना यार, ठीक, ठीक है। ये प्लस करके आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या निकालना है? नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने से आपको क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी मिलेगी। नॉर्मलाइज करने से क्या मिलेगा आपको? प्रोबेबिलिटी मिलेगी हर क्लास की, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं क्लास 1 की, क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कैसे? क्लास 1 किसको डिनोट कर रहा है? देखो यहाँ पे ऊपर जाएंगे ना, तो आपके पास ये तीन वैल्यूज जो आई है ना, ये 2 1 0.1, ये वाली क्लास 1 की है, ठीक है, ये क्लास 2 की है और ये क्लास 3 की है। तो क्लास 1 की 2 से आपको ये 7.389 मिली, ठीक है। तो लिखो 7.389 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल निकाला हमने 11.212, कैलकुलेट करो, ये आएगा आपका 0.659। ऐसी सेम आप क्लास 2 के साथ निकालो, क्लास 3 के साथ भी निकालो। यहाँ पे लिख देते हैं हम क्लास 2, क्लास 2 का कितना आया था? इंडिविजुअल कितना आया था उसका एक्सपेरिमेंट एक्सपोनेंट 2.718 और टोटल कितना है? 11.212, कैलकुलेट करो 0.242। सेम आप क्लास 3 के लिए भी निकाल सकते हो, उसका आया था 1.105, इतना तो याद ही हो गया मुझे, और 11.212 और कैलकुलेट करके निकालोगे तो 0.098। अब कंपेयर करो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है ऑफ कोर्स, ठीक है, विदाउट डाउट। तो आपका जो आउटपुट होगा, तो जो आपका आउटपुट मिलेगा, जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन बाहर भेजने वाला है एज अ आउटपुट, वो होगा क्लास 1। अब क्लास 1 कैट है, डॉग है, वो आप देखते रहना। तो मतलब आपको जो आपको यहाँ और ऊपर जा भाई, जो आपको यहाँ बाहर मिल रहा है, ये मिलेगा आपको क्लास 1, ठीक है। तो ऐसे आपका सॉफ्टमैक्स काम करता है। तो आई होप हमने सब कुछ कवर कर लिया है, फॉर्मूले वगैरह सब कर दिए थे, सबके साथ की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हैं। तो इसी के साथ हमने सारे एक्टिवेशन फंक्शंस को कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम देखता हूँ मैं किसके ऊपर लाता हूँ, लॉस फंक्शंस के ऊपर देख लेंगे, वरना ऑप्टिमाइजर्स के ऊपर देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।